Hello students, I am Mridul Tiwari and I am going to teach you class 10th history first chapter, the first war of independence. इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं और इसने किस तरह से पूरे ब्रिटिश रूल को हिलाकर रख दिया था, इसको आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम कुछ इसके कॉजेस जानेंगे कि आखिर वो क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से ये इतना बड़ा इंडिपेंडेंस के लिए वॉर स्टार्ट हुआ। तो इसमें कुछ न्यूमरस कॉजेस थे, कुछ पॉलिटिकल कॉजेस थे, कुछ सोशियो रिलीजियस कॉजेस थे, कुछ इकोनॉमिक कॉजेस थे और कुछ मिलिट्री कॉजेस थे और कुछ ऐसे भी कॉजेस थे जो उसी टाइम ऐसे रीजन थे जो उसी टाइम उत्पन्न हुए और उसके वजह से ये आंदोलन स्टार्ट हो पाया। ये स्टार्ट तो हम इसे कह सकते हैं कि सिपाही म्यूटिनी की वजह से हुआ। सिपाही म्यूटिनी मतलब कि सैन्य विद्रोह हुआ छोटा, लेकिन हम इसे केवल सिपाही म्यूटिनी कह के नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब ये सैन्य विद्रोह हुआ तो ये बंगाल के रेजिमेंट में हुआ और बंगाल का रेजिमेंट नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसका जो भी इंपैक्ट पड़ा वो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया पर पड़ा। और इसमें हुआ क्या कि सैनिकों ने बहुत सारे रीजन्स को कब्जे में भी लिया और बहुत ऐसे भी रीजन्स जो पहले इंडियन रूलर्स के थे उनको फिर से उनको वापस भी दिलाया। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अंत में इस पूरे मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। लेकिन फिर भी इस वाटरशेड मूवमेंट ने एक बहुत ही अलग तरीका अपनाया और इसने ब्रिटेन और इंडिया के बीच के रिश्तों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। तो चलिए अब एक एक करके इनके कॉजेस को देखते हैं। पॉलिटिकल कॉजेस में फर्स्ट पॉइंट है डिसरिस्पेक्ट ऑफ रूलर्स। डिसरिस्पेक्ट ऑफ रूलर्स कैसे किया इन्होंने सबसे पहला काम किया 1856 में नवाब को उसका सारा राज्य अधिग्रहित करके और कलकत्ता भेज दिया। अब केवल नवाब के परिवार का ही यहां पर अपमान नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ काम करने वाले जितने भी ऑफिशियल्स थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनका भी डिसरिस्पेक्ट हुआ। और इसका नतीजा ये निकला, वे अपने आप में भी पावरफुल थे, अपने अपने क्षेत्रों में उनकी भी अपनी एक पहचान थी। और जब विद्रोह स्टार्ट हुआ तो इन्हीं डिथ्रोन्ड शहजादों ने, जो सत्ता से बाहर किए गए थे, उन्होंने ही अलग अलग जगह पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पॉलिटिकल कॉजेज में सेकेंड पॉइंट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसे हम अंग्रेजों की हड़प नीति भी कहते थे। और इस नीति के तहत डलहौजी ने एक ऐसा रूल बनाया जिसमें उसने कहा कि आप अगर जब तक राजा हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी मृत्यु के बाद आपका कोई वारिस नहीं है तो आप किसी दत्तक पुत्र को या गोद लिए हुए पुत्र को वारिस घोषित नहीं कर सकते, बल्कि आपका राज्य किसको मिल जाएगा? कंपनी को। तो इस तरह करते हुए कंपनी ने धीरे धीरे करके बहुत सारे राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। इसमें सबसे पहला नंबर सतारा का था, जो 1848 में ले लिया गया। और फिर सतारा के बाद नागपुर 1850, उदयपुर 1852 और सबसे बड़ा एनेक्सेशन तो झांसी का हुआ। 1853 में झांसी को भी कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया। इनकी तीसरी नीति पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी, विस्तारवादी नीति। इस नीति के तहत ये बहुत तेजी से इंडियन टेरिटरीज की जो सीमाएं थी उन पे कब्जा करना शुरू कर दिए। और इसका असर ये हुआ कि जो कुछ सहायक संधि किए हुए, सब्सिडरी अलायंस किए हुए थे, उनको भी डर लग गया
उनको लगा कि कल को जब हम भी कमजोर होंगे तो ये हमारे ऊपर भी इसी तरीके से कोई ना कोई रूल अप्लाई करके और हमारे पूरी शासन को छीन लेंगे। इसलिए धीरे धीरे उन राजाओं ने भी इनका विरोध करना शुरू कर दिया। ये तो कुछ पॉलिटिकल कॉजेस थे जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। अब कुछ और कॉजेस के बारे में आगे देखते हैं। सोशियो रिलीजियस फैक्टर्स, इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स। अब इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जिससे उस समय के समाज के कस्टम्स को अर्थात रीति रिवाजों को बड़ा तगड़ा धक्का पहुंचा। जैसे इन्होंने विडो वुमेन रीमैरिज एक्ट लाया, विधवा पुनर्विवाह एक्ट, जिसके तहत जो विधवा होती थी उसका पुनर्विवाह कराया जाता था, और सती प्रथा इन्होंने पूरी तरह से बंद कर दी। ऐसी बहुत सारी कस्टम्स थी जिन पर ये या तो रोक लगा रहे थे या उनमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे थे। इससे इंडियन सोसाइटी को ये लगा कि ये हमारे कस्टम्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, और इतना हस्तक्षेप लोगों को अच्छा नहीं लगा, जिससे वो भड़क उठे। फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस। अब जो सेनाएं होती थी, जो पुलिस होता था या सेना होती थी, उसमें जो इंडियंस होते थे उनके साथ बहुत जातिगत भेदभाव होता था। मतलब इंडियंस को हमेशा बहुत ही निचले तबके का दिखाया जाता था। खासकर ये प्रॉब्लम बंगाल रेजिमेंट में सबसे ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि बंगाल रेजिमेंट के जो सिपाही थे वो ज्यादातर अपर कास्ट के थे। वो हर एक जाति में अपर कास्ट के जो थे वही सिपाही बंगाल रेजिमेंट में ज्यादा थे। तो इसका असर ये हुआ कि जब उन सिपाहियों को भेदभाव का सामना करना पड़ा, और साथ ही में कुछ ऐसे लॉज लाए गए जिनके थ्रू पहले क्या होता था, जब वो दूसरे राज्य में जाते थे और नौकरी करते थे तो वहां पे उनको कुछ खास तरीके के वेजेस दिए जाते थे, खासकर जब विदेशों में जाते थे। और अब ये विदेशों में जाना इनके धर्म के भी खिलाफ था, क्योंकि विदेशों में जाना अर्थात आप अपने जाति से बाहर मान लिए जाते थे। तो इन्होंने इस कारण से बर्मा, सिंध, अफगानिस्तान जैसे जो बाहरी इलाके थे वहां जाने से इनकार कर दिया। अब जब इन्होंने इनकार किया तो इनसे बातचीत ना करने के बजाय इनको या तो निकाल दिया गया या फिर इनको किसी न किसी क्रिमिनल एक्ट में फंसा के और इन पे कोई ना कोई मुकदमे चलाए गए, जिसका असर ये हुआ कि जगह जगह पर इंडियन सिपाहीज ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। फियर ऑफ फोर्स्ड क्रिश्चियन कन्वर्जन, ये भी एक डर बन गया। लोगों में ये लगने लगा कि ये बार बार जो है ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे हमको ये चाहते हैं कि हम ईसाई बन जाएं। ईसाइयों को प्रमोट करना और लोगों को कन्वर्ट करना, इस बात का लोगों में डर फैला रहा था कि ये चाहते हैं कि हम भी ईसाई बन जाएं। अर्थात धर्म के साथ छेड़छाड़ लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। टैक्सेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अब जो धार्मिक जगहें थी जैसे मंदिर, मस्जिद, इन सब जगहों पे ये कोई ना कोई टैक्स लगा देते थे। इसका असर ये हुआ कि लोग इनको बाहरी समझने लगे, इनको ये समझने लगे कि ये हमारे ही धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रहे हैं और हमारी पूजा और इन सब चीजों के मैटर में ये कुछ ज्यादा ही दखल दे रहे हैं। तो इस तरीके से सोशल रिलीजियस फैक्टर्स जो थे उन्होंने अपना काम किया इस 1857 के फर्स्ट वॉर में। अब कुछ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं जो इन्होंने किया है। पहला, ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन। अब इन्होंने क्या किया कि जो भारत का पैसा था वो धीरे धीरे ब्रिटेन ले जाना स्टार्ट कर दिया। कैसे? इन्होंने
इसके लिए सबसे पहला काम किया कि जो यहाँ के लोकल सेलर्स थे उन पे ढेर सारा टैक्स लगाने लगे। अब जब आप लोकल सेलर्स पे टैक्स लगाएंगे तो उनके प्राइसेस इंक्रीज होने लगे, बढ़ गए, चीजों की कीमतें बढ़ने लगी, और अब इनकी चीजें तो इन पे कोई टैक्स नहीं लगता था, तो अब इनकी चीजें सस्ती मिलने लगी और भारतीयों की चीजें महंगी मिलने लगी। इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे भारतीयों के बिजनेसेस बंद होना स्टार्ट हो गए और इनका जो बिजनेस था वो ग्रो करने लगा। साथ में इन्होंने एक और खतरनाक काम किया, वो कौन सा, कि इन्होंने जो वेल्थ थी उसको इस तरह से ब्रिटेन ले जाने की कोशिश की कि सारे जो ऑफिशियल्स, जो भारत के मामलों के ऑफिशियल ब्रिटेन में भी बैठे हैं, उनकी भी सैलरी, और भारत के ऑफिशियल्स और सिपाहीज की सैलरी तो खैर जाती ही जाती थी, उनकी भी सैलरी उन्होंने इंडिया के ही खजाने से देना स्टार्ट किया। अब कॉटेज इंडस्ट्री, अभी हमने बताया, कुटीर उद्योगों को इन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि जब लोगों को कंपटीशन में इनके अकॉर्डिंग वो कंपटीशन में रह ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं रह सकते थे? क्योंकि इन्होंने उनके ऊपर इतने टैक्सेस लगाए कि उनकी प्राइसेस इतनी बढ़ गई। अब किसी सामान को ये ला करके बेचते थे तो ये 50 रुपीज की बेचते थे, और वही मार्केट में इंडियंस की प्राइस अगर वो 40 रहती थी तो टैक्स लगने के बाद वो 70 रुपीज हो जाती थी। तो इसलिए मार्केट में इंडियंस कंपटीशन इनका नहीं कर सकते थे। हाई टैक्सेस ऑन पीजेंट्री, किसानों पर ये महलवारी टैक्स और न जाने कितने टैक्सेस लगाते चले जा रहे थे। इसका असर ये हुआ कि इन्होंने क्या किया कि ये जितने भी टैक्सेस थे, किसानों के फसल के कई गुने जितना उनकी उपज होती थी उससे ज्यादा उनको टैक्स देने पड़ते थे। तो धीरे धीरे इसका असर ये हुआ, किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया। जब किसानों ने खेती करना छोड़ दिया तो किसानों के अंदर गुस्सा था कि हमारी खुद की जमीन है और हम खेती नहीं कर सकते, क्योंकि खेती करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स इतना ज्यादा है कि टैक्स हम पे नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं किया, उनकी जमीनें छीनने लगे। किस रूप में छीना? लगभग 1,10,000 एकड़ जमीन इन्होंने हड़प ली किसानों की। क्यों? क्योंकि उन्होंने टैक्स नहीं पे किया। 21,000 तालुकेदार या जो जमींदार थे उनको इन्होंने उनकी सारी जमीनें हड़प ली, उनकी पोस्ट से भी उनको हटा दिया और उनको एक नॉर्मल पर्सन बना दिया। इसका अंजाम ये हुआ कि जो किसान जमींदार और तालुकदार से नफरत की भावना रखता था, अब वो आपस में एक साथ आ गए और एक दूसरे का साथ देने लगे इस आंदोलन में। रिकरिंग फेमिनीज एंड पुअर्टी, अब टैक्सेशन जब ये बढ़ाते चले जा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है गरीबी आएगी ही, और जब गरीबी आ गई तो गरीबी पे एक और मार पड़ी, बार बार फेमिनीज आना, बार बार अकाल पड़ जाना। जैसे ही ये थोड़ा उभरते थे गरीबी से तब तक अकाल पड़ जाता था। अब अकाल पड़ने पर, वो भी एक बार अकाल नहीं, कई बार इस दौर में अकाल पड़ा और धीरे धीरे इतने गरीब हो गए कि वो भुखमरी के कगार पे आ गए और कई किसानों ने बिना पेट भरे अपनी जान गंवा दी। इसका असर ये भी हुआ कि इससे किसानों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब आगे हम कुछ और कॉजेस के बारे में देखेंगे, जैसे मिलिट्री कॉजेस। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। इल ट्रीटमेंट में देखिए पहला ही पॉइंट है लो पे, ह्यूमिलिएशन एंड कैरियर लिमिटेशंस। लो पे मतलब कि एक ब्रिटिश सिपाही सेम वही काम करेगा लेकिन उसकी सैलरी कई गुना ज्यादा होगी एक इंडियन सिपाही से। अब इंडियन सिपाही में भी
अगर वो साउथ इंडियन सिपाही है तो उसकी सैलरी हाई होगी, और अगर वो बंगाल रेजिडेंसी का है तो उसकी सैलरी कम होगी। ह्यूमिलिएट कैसे करते थे कि बार बार, जैसे आपको किसी दूसरे स्टेट में भेज देंगे और आपकी सैलरी नहीं इंक्रीज करेंगे, आपको किसी कंट्री की तरफ, आप किसी कंट्री में भेज देंगे लेकिन फिर भी आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं करेंगे। बार बार यू इंडियंस कह करके वो अपमानित करते थे कि तुम नीचे के तबके के हो, हम ज्यादा अच्छे लोग हैं। उनकी कैरियर्स में लिमिटेशंस थी, उनको प्रमोशंस, हाई प्रमोशंस नहीं दिए जाते थे। उनके प्रमोशंस एक लिमिटेड होते थे कि आप केवल एक रैंक से दूसरे रैंक तक ही जा सकते हैं, तीसरे चौथे पायदान पे आप नहीं पहुंच सकते। जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट, इसने क्या किया, इसने कहा कि अब आपको जो है विदेशों में जाकर के नौकरियां करनी पड़ेगी। नौकरियां मतलब सैन्य गतिविधियां, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जो है नौकरी से या तो निकाल दिया जाएगा, नहीं तो आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस का केस चलेगा। और ये काम इन्होंने फोर्सफुली किया। लेकिन अब इंडियंस के लिए ये एक कास्ट स्टेटस का इशू था, क्योंकि अगर कोई अपने देश में वर्क करता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अपने देश से बाहर चला जाए, काम करने लगे, तो उस समय उसे अछूत की तरह माना जाता था। लोग उससे भेदभाव करते थे, इसलिए लोग विदेशों में जाना पसंद नहीं करते थे। विड्रॉल ऑफ प्रिविलेजेस, अब इन्होंने क्या किया कि अच्छा, जो लोग जाने भी लगे उनको भी इन्होंने कहा कि हम कोई भी अलग से अलाउंस नहीं देंगे। अब तक क्या था, कुछ खास जातियों का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस पूरे वर्चस्व को ही समाप्त कर दिया और सारे इंडियंस को एक कैटेगरी में शामिल कर दिया और सबको लो वेजेस देने लगे, और जो कुछ विशेष रूप से सुविधाएं कुछ खास वर्ग को इन्होंने दे रखी थी वो भी धीरे धीरे समाप्त कर दी, जिससे वो एक बड़ा सवर्ण वर्ग इनसे बहुत बुरी तरह नाराज हो गया। ग्रीस्ड कार्टेज इंसिडेंट, ये एक उस समय का ट्रिगर पॉइंट था जिसने इसमें आग में घी का काम किया था। हुआ क्या कि कुछ, अब इसे अफवाहें भी कह सकते हैं, खबरें भी कह सकते हैं, कि कुछ खबरें उड़ी कि एक जो नई तरीके की इनफील्ड राइफल आई है, उसकी जो कार्टेज उसमें फिल करने वाली लगी है, उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई हुई है, और ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर सकें और फिर धीरे धीरे ईसाई बना सकें। ये बहुत तेजी से खबर फैली और कलकत्ता के दमदम के पास जो फैक्ट्री थी जहां पर ये बन रही थी, वहां पे भारी बवाल हुआ। और जब भारी बवाल हुआ तो धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स को ये समझ में आया कि मामला बढ़ रहा है, तो उन्होंने इसको बनाना बंद तो कर दिया, लेकिन जो सिपाही थे वहां पे उनको इनकी बातों पे भरोसा नहीं हुआ। उनको लगा ये इन्होंने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। इसका असर ये हुआ कि बैरकपुर में 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के आदमी, सिपाही ने एक यूरोपीय सैनिक को एक यूरोपीय अधिकारी को गोली मार दी, जिसकी सजा उसको ये मिली कि उसको अगले महीने अप्रैल महीने में फांसी दे दी गई। लेकिन अब ये आंदोलन यही नहीं रुका, इसका असर ये हुआ, सिपाहियों में ये बात आग की तरह फैल गई कि मंगल पांडे ने गोली तो मारी लेकिन उसको फांसी की सजा हो गई। और ऐसे ही और भी जो सिपाहियों ने, जिन्होंने उन कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया और
नौकरी से भी निकाल दिया गया। तो इंडियन सिपाहीज ने बंगाल रेजिमेंट के ये तय किया कि अब बहुत हो गया, और मेरठ की जो टुकड़ी थी 85 सिपाहियों की, 85 टोटल नंबर था, उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपने सभी साथियों को वहां छुड़ा लिया और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार डाला। अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने के बाद वो 10 मई की रात को ही दिल्ली कूच कर गए और 11 मई को वो बहादुर शाह जफर को फिर से भारत का बादशाह घोषित कर दिए और यह ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में यह 1857 की क्रांति लड़ी जाएगी और अंग्रेजों को भारत से भगा दिया जाएगा। हालांकि अब आगे युद्ध की शुरुआत होगी, तो समय कम होने के कारण, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, तो अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे पूरा वॉर चलता है, कौन कौन उसमें मेन पार्टिसिपेंट रहते हैं जो इस वॉर को आगे ले जाते हैं, उसके बाद इसके क्या क्या रिजल्ट निकले और फिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आगे चलकर इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशंस में। आई होप आपको ये वीडियो कुछ क्लियरिटी दिया होगा हमारे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। तो अगले वीडियो में और बाकी सारी डिटेल्स को हम कंबाइन करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।